हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था भाषा, व्याकरण और वर्ण। भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है बताया था कि भाषा जो भी होती है उसकी एक वो लिपि होती है। भाषा की एक लिपि होती है। तो हमारी हिंदी और संस्कृत की, अगर हिंदी और संस्कृत की लिपि बताएं तो हमारी भाषा की देवनागरी लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है। तो इस लिपि में लिखे जाने वाले ध्वनि, प्रतीक, चिन्हों को अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब वर्ण जब हमने पढ़े तो वर्णों के उच्चारण स्थान कल बताए कि वर्ण, पहले वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। उनको भी, स्वर को भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांटा गया। फिर जो व्यंजन थे हमारे, उनको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा भी हमने बताए थे कि 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। ये भी 3 अक्षरों से, 2-2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इनके लिए फिर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कल पढ़ा था वर्ण क्या होते हैं। तो जितने भी वर्ण पढ़े हैं हम उनके उच्चारण स्थान के बारे में आज जानेंगे कि स्वर से लेकर हा तक जितने भी हमारे अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन तक हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या हैं। तो हम देखिए, लिखा हुआ है हमारा, जैसे आ, पहले हमने पहला वो लिख दिया है कि अगर हम इसको संस्कृत के एक सूत्र से देखें तो हमें याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे याद करना पड़ता है कि ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर, और इसके ये सारे अक्षर कंठ में होते हैं। तो इतना याद करना कठिन है। लेकिन अगर हमने इतना छोटा सा ये सूत्र याद कर लिया, आ, कु, हा, इसका मतलब हो गया आ, इतना ही याद रखिए, आप पूरा मत याद रखिए। इससे याद रहेगा आ। कु यानी का वर्ग, इससे याद रहेगा कि आ का वर्ग। और फिर क्या है? हा। देखिए 3 चीजें हैं। हा यानी कि जो हा, हम विसर्ग भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं, विसर्ग। तो विसर्जनीय नाम कंठा। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इतना सा याद कर ले, आ कु हा विसर्ग, अगर आ कु हा विसर्ग इतना सा भी याद कर ले तो हमें बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आ कु हा और विसर्ग ये स्थित होते हैं हमारे कंठ में। हमने बताया था कि अनुनासिक प्रयोग भी हम सिखाएंगे आपको एक वीडियो में, जिसमें हम ये बात जानेंगे कि कंठ ऐसे क्यों लिखा जाता है, कंठ ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, जबकि बोलते तो हम ऐसे ही हैं। कंठ बोलने में तो ना ही बोल रहे हैं, लेकिन हम कंठ, ये गलत है, कंठ लिखने का तरीका ये सही है, तो हम कंठ ऐसे क्यों लिखते हैं, इसके भी नियम होते हैं। इसीलिए भाषा का संबंध व्याकरण से बहुत गहरा होता है। इसको हमें समझना फिर किसी अगले वीडियो में समझाऊंगी। मैं अभी यहाँ पर हमारे वर्ण और उनके उच्चारण स्थान समझने के लिए एक छोटे से उसमें, अब देखिए इतनी ट्रिक है ये कि आपको इससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि आ, का के 5 अक्षर, का, ख, ग, घ, ङ, 5 अक्षर ये हो गए। आ हो गया, एक 6वां अक्षर हो गया, एक 7वां अक्षर हो गया ह, और एक हो गया विसर्ग। ये दोनों विसर्ग, ये सब अक्षर सारे कंठ में उपस्थित होते हैं। कंठ यानी कि गला, यहाँ पर जो स्वर तंत्र होता है उसमें हमारे कंठ में ये उच्चारण स्थान निहित होते हैं, इनका उच्चारण स्थान है। दूसरा देख लेते हैं, इचु यशानाम कंठा, इचु यशानाम तालु। अब हम देखेंगे कि ये कैसे, इसको कैसे याद रखना है। देखिए ये भी कितना आसान है। अगर ई, चा, या याद रखें और शा, तो बस हमें तालु याद रहेगा कि तालु होता है। का कंठ, कंठ के बाद तालु, कंठ से ऊपर आते हैं तालु। तालु कौन सा हिस्सा होता है? जहाँ पर हमारी जीभ लड़ती है। अगर हम जीभ ऊपर की ओर करके, छुआकर, जीभ को छू करके, तालु में छू करके कोई अक्षर निकलता है तो वो तालु स्थान, तालव्य स्थान कहलाता है। जैसे ई बोलने के लिए हमारे तालु का प्रयोग होता है। चू कह देने से चा वर्ग हो जाता है, और या कह दिया यानी या, जिसको हम अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन जान रहे थे, वो हमारे तालु के स्थान, उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है। और श
कहते हैं कि शा शरीफा वाला शा, सा सपेरा वाला सा, शा षड्यंत्र वाला शा। तो ये गलत तरीके हैं, हमारे ये तरीके नहीं है, क्योंकि हमारे इनके उच्चारण स्थान है और इसीलिए इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम रखा गया है। ये तालव्य शा है। इसी के साथ साथ मैं आपको शा का भी ज्ञान करा दूंगी कि हमें बोलना ये नहीं है कि ये शलजम वाला शा है, हमें बोलना है ये तालव्य शा है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब कैसे जाने? इचु यशा, इचु यशा। बस अगर इतना याद कर लिया, पूरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आपको इतनी आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा आगे देखिए, री टू रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। अब ये क्या है? मूर्धा। अब कैसे समझ में आएगा कि ये मूर्धा है? देखिए हमने कहा पहले कंठ फिर तालु। अब कंठ और तालु के मध्य में हमने बताया था हमारे मुख में एक विशेष प्रकार का मांस का टुकड़ा लटका हुआ दिखाई देता है जिसका नाम है मूर्धा। और वही हमारे स्वरों के निकलने, हमारी ध्वनि शब्दों के बोलने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र आधार है। अगर वो ना हो तो हम कोई भी शब्द, कोई भी स्वर, कोई भी अक्षर उच्चारित नहीं कर सकते। अक्षर का अर्थ होता है अनाशवान यानी अमर, तो अमर ही रहते हैं शब्द अक्षर, इसीलिए अक्षर कहा जाता है जो कभी नहीं मिटेगा। तो री, अब ये कह दिया री यानी कि हमारे स्वर में आता है री। हम स्वर भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान भी हमें अलग अलग से नहीं पढ़ना कि आ का हमें अलग से बताना पड़े कि कंठा, इसीलिए बता दिया अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। इसको अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बाद उच्चारण स्थान में मेरी गारंटी है कि कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आपको बस इतने सूत्र आपको ध्यान में रख करके इनको याद रखना है। ऋतु रसाणाम में देखिए री हो गया, टा वर्ग हो गया, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। रा हो गया, रा ये देखिए रा दिख रहा है, रा यहाँ पर रा हो गया। और ये शा मूर्धन्य शा कहलाता है। देखिए ये तालव्य शा था क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु था। इस शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसका उच्चारण ये शा ऋतु रसाणाम ये हो गया आपका मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। बस इतना याद कर लेने से हमारा सूत्र से काम बन जाता है और हमें रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए ऋतु लसा नाम कंठा, कंठा, कंठा हम बता ही चुके हैं कि अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ का वर्ग, अकुहा हा और विसर्ग इतना कंठ है। फिर बताया दूसरा कि इचु यशा नाम तालु, ई चा वर्ग, शा या भी आएगा, फिर शा आएगा, ये आएगा शा तालु तालव्य हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। फिर री टू रसाणाम मूर्धा, फिर आपने देख लिया कि री टा वर्ग शा ये होते हैं मूर्धा में उच्चारण स्थान। अब देखेंगे री, हमारा ये जो एक स्वर और होता है, जैसे हमने बताया था कि हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तो इन्हीं 13 स्वरों में री भी एक होता है। ये संवत विवृत के हिसाब से हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण ये अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। घोष और अघोष ये भी बोर्ड परीक्षाओं के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। समृद्ध, विवृत, श्वास, नाद और विवार, इन सबके जो प्रयत्न के आधार पर, यानी उच्चारण अभी तो आप पढ़ रहे हैं और वर्ण व उच्चारण स्थान, और उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर उनके भेद जो दो होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, उसका वीडियो मैं दूसरा आपको बताऊंगी। अभी हम ये देख लेते हैं। फिर तो री टू ता वर्ग, फिर देखिए ला दे रहा है इसमें अलग से ला, और ये सा वर्ण है, ये सा, इतने अगर हमने देख लिए तो री ता वर्ग ला और सा इनका उच्चारण स्थान होता है दंता।
तो देखिए तीनों सा का हमने उच्चारण स्थान बता दिया, और ये इसीलिए इसी क्रम से कल मैंने बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि तीनों के उच्चारण स्थान क्यों इस तरह से लेके जाते हैं इनका, क्योंकि उच्चारण स्थान और इनके नाम यही होते हैं। ये शा हो गया आपका तालव्य शा, फिर उसके बाद आपका ये आया मूर्धन्य शा, और ये सा हो गया आपका दंत्य सा। तो देखिए चूंकि ये सबसे अंत में आ रहा है, ये देखिए दंत, और ये सा आया। यहाँ आपने देखा था ऋतु रसायन, ये हो गया, इसको याद कर लेंगे। तो अब इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद अगला है उपधमानीय नाम ओष्ठौ। उपधमानीय नाम ओष्ठौ, इसका मतलब ये हुआ कि ओठ से क्या बोलना है, ओठ से क्या बोलना है, ऊ, पा, और पा और फा जो उपधमानीय होते हैं, पा फा, जिनको ऐसे करके लिखा जाता है उपधमानीय। इनको भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं उपधमानीय के, तो इनको अलग से मैं बता दूंगी। तो ये ऊ, पा वर्ग और या, ऊ, पा वर्ग और उपधमानीय। ऊ हो गया ऊ का, पा हो वर्ग हो गया, और उपधमानीय, उपधमानीय, उपधमानीय क्या होते हैं, पा फा, ये होते हैं आपके, इस तरह से बनते हैं, इनके चिन्ह होते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे, ये इसका विवरण इसको अलग वीडियो में समझाएंगे। तो उपधमानीय पा और फा होते हैं, ये होते हैं ओष्ठौ, ये इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ये इसके बाद आगे देखिए, फिर इय मंगलना नाम, इय मंगलना नाम, इय मंगलना नाम नासिका। ये नासिका से उच्चारित होते हैं, जो पंचम अक्षर होते हैं, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में केवल 4 अक्षर आते हैं। का वर्ग में का खा गा घा, चा वर्ग में चा छा जा झा, टा वर्ग में टा ठा डा ढा। वैसे 5 होते हैं, जब अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं और स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं तो वो 5-5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 माने जाते हैं, तभी 25 होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए उच्चारण स्थान अलग है, नासिका। ये 5 वर्णों का उच्चारण स्थान अलग होता है। मिया बताया ही था मैंने, मूंगा पढ़ते हैं, मूंगा, मिया, ऋणा, ना और माँ, इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, नासिका। इन्हें अनुनासिक कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। तो ये अनुनासिक होते हैं। ये चंद्रबिंदी से भी प्रयोग होते हैं, चंद्रबिंदी लगाकर या बिंदी लगाकर भी प्रयोग होता है। जैसे हम कंठ लिखना हो तो हम कंठ ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये अनुनासिक प्रयोग है, जो हमने अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया। इसका वीडियो में अलग से बताऊंगी कि क्यों हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, इनका अनुनासिक प्रयोग क्या होता है। यह मंगलना नाम का नासिका हो गया। अब इसके आगे देखिए, आपका ए दो तो कंठ तालु, ए दय तो कंठ तालु। अब ये देखिए, कंठ और तालु से 2 बोले जाते हैं, ए और ये आपके ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। ए दय, ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है, ए और ऐ का, ये होता है कंठ और तालु, दोनों होते हैं। फिर इसके बाद ओ दय तो कंठोष्ठम, ओ दय तो कंठोष्ठम। अब ये देखिए कैसे, जैसे एक कंठ और तालु के क्या होते हैं, ए है तो ओ, यहाँ पर ओ लिखा हुआ, तो ओ और औ, ये क्या होते हैं, कंठ और ओष्ठ के होते हैं। अगर आपने बस इतने सूत्र ये याद कर लिए तो फिर उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत
होगी, कोई भी उच्चारण, मान लीजिए ए उच्चारण स्थान आ जाए कि ए का क्या है उच्चारण स्थान, तो हमें इस तरह ए दैतो कंठ औष्ठ, तो ये याद हो गया कंठ तालु। ये हो गया ओ दैतो कंठ औष्ठ, तो ये कंठ औष्ठ, तो ये याद करने के लिए हमें आसान रहता है। फिर होता है एक और उच्चारण, ये ओ दैतो हो गया कंठोष्ठम, उसके बाद है वकारस्थ, वकारस्थ दंतोष्ठम, वकारस्थ दंतोष्ठम। अब वकारस्थ दंतोष्ठम यानी वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ, यानी हमने ये भी जाना था कि या वा रा ला ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और इनका उच्चारण स्थान अगर देखें तो सभी का आ चुका अब तक, दंत और वा का अंतिम है दंत और ओष्ठ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण किसके अंतर्गत आते हैं, घोष अघोष किसके अंतर्गत आते हैं, श्वास नाद विवार, इस तरह के जो भी इनके भेद हैं, ये 8 भेद होते हैं। ये सब हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।